17वां अध्याय। अनुबंध। दल में अफरा तफरी मच गई, लेकिन शुक्र है कि प्रतीक और एलेक्स ने तेजी से प्रतिक्रिया दी, अपने देवदूत दूतों को आगे बढ़ने के लिए नियंत्रित किया। दो शव सीधे आगे बढ़े और पतले हमलावर को पकड़ लिया, जो भी एक विकृत शव था, जिसका मुंह तेज दांतों से भरा था, चौड़ा खुला हुआ था और जोर से चीख रहा था। प्रतीक ने आदेश दिया, इसे पकड़े रहो, चलो एक साथ चलते हैं। प्रतीक और एलेक्स द्वारा नियंत्रित शव छोटे नहीं थे और उनके नियंत्रण में उन्होंने हमलावर शव को अलग खींच लिया, जबकि अन्य देवदूत दूत अनुबंधित व्यक्ति के नियंत्रण में तेजी से आगे बढ़े और हमला करने वाले शव को दबोच लिया। एक शव को मारने के लिए आपको बस उसे पूरी तरह से मार डालना होता है, लेकिन एक शव को नियंत्रित करने के लिए अक्सर 2 से अधिक देवदूत दूतों की आवश्यकता होती थी। दहाड़। हालांकि लड़ाई के दौरान गलियारे के आखिर में अचानक एक और भयानक चीख सुनाई दी और एक लंबी आकृति चारों पैरों पर तेजी से आगे बढ़ी, जैसे एक तेज भागता हुआ जानवर। प्रतीक हक्का बक्का रह गया, क्योंकि कई अग्रिम अनुबंधित लोगों के देवदूत दूत पहले से ही इस तरफ के शव को नियंत्रित करने में व्यस्त थे और अचानक पास आता हुआ राक्षस रोकने के लिए बहुत तेज लग रहा था। मयंक भाई, प्रतीक ने चिल्लाया। प्रतीक की आवाज़ मुश्किल से उठी थी जब एक मोटी आकृति पहले ही गलियारे की तरफ बाधा डाल चुकी थी, जीव के रास्ते को रोक रही थी। शव ने ऊंचाई तक छलांग लगाई, 4 हाथ वाले शव पर निशाना साधा। हालांकि 4 हाथ वाले शव ने सीधे दाहिनी ओर से एक हुक पंच फेंका, जो एक दबी हुई थपथपाहट के साथ टकराया और शव को दीवार से टकरा दिया। 4 हाथ वाला शव तेजी से आगे बढ़ा, उसकी गर्दन को दीवार के खिलाफ कसकर पकड़े हुए शव को प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं दिया। अपनी बाकी बची 3 भुजाओं से उसने शव की 2 मुड़ी हुई खून के लाल बाहों को पकड़ा और जोर से मरोड़ दिया, उन्हें एक चटक की आवाज़ के साथ तोड़ दिया। दहाड़। शव से लगातार धीमी और दर्दनाक चीखें निकल रही थीं, जो उन्हें सुनने वाले किसी भी व्यक्ति में डर पैदा कर रही थीं, लेकिन अब विरोध का कोई मौका नहीं था। ये शव कौन लेगा? मयंक ने शांत होकर पूछा, चौंके हुए दर्शकों को वास्तविकता में वापस खींचते हुए, जहां ज्यादातर लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि मयंक का शव इतना शक्तिशाली होगा, ऐसे जबरदस्त रूप में तो दूर की बात है। मैं लूंगा। लंबे पतले युवा ने मयंक के शब्द सुनकर जल्दी से दल से बाहर निकल आया, डर रहा था कि कोई और अवसर छीन सकता है। मयंक ने बस उसे देखा और कहा, खुद करो, इसे मार डालो। अब इसे विरोध करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया। संजय ने झुककर सिर हिलाया, उसके चेहरे पर खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। अगर वह शव से अनुबंध कर सका तो वह भी धीरे धीरे मजबूत हो सकता था। हालांकि मयंक की उदासीनता देखकर वह ईर्ष्या का एक हल्का दर्द महसूस किए बिना नहीं रह सका, जो बाद में शक्तिशाली हो सकते थे, उनसे घृणा कर रहा था। ये यहाँ वाला, मानसी, तुम पहले जाओ। प्रतीक ने सीधे छोटे बालों वाली महिला को नामित किया, निष्पक्षता से क्रम पर अड़ा रहा। दोनों ने कार्य करने की तैयारी की और जैसे ही शव की चीखों ने उसके संघर्ष को साथ दिया, कुछ हद तक फीका गलियारा और भी दबावपूर्ण हो गया। ऐसा था जैसे नरक के राक्षस क्रोध में दहाड़ रहे थे। वास्तव में वे राक्षसों की तरह थे, खून और सड़ांध का एक मिश्रण गलियारे की हवा में हल्का हल्का भर रहा था, जैसे अनगिनत सड़े हुए मांस ढेर हो गए हों। मानसी और संजय, एक हाथ में स्टील का पाइप और दूसरे में रसोई का चाकू पकड़े हुए, संघर्ष कर रहे शव के पास पहुंचे। उन्होंने अपने हथियारों को कसकर पकड़ा हुआ था, उनकी उंगलियों के जोड़ पकड़ने से सफ़ेद पड़ गए थे और उनके शरीर हल्के से कांप रहे थे। जोर से मारो, संकोच मत करो। जोड़ी ने एक गहरी सांस ली, एक दूसरे को सिर हिलाया और फिर प्रत्येक ने अपने शत्रु को निशाना बनाया। धमाका। मानसी ने पहले कार्य किया, अपनी आंखें बंद करके और शव के सिर पर जोर से वार किया, जिससे खून छिटक गया और शव और भी हिंसक ढंग तारांकन से संघर्ष करने लगा। उसका शरीर कांप उठा, लेकिन जैसे उत्तेजित हुई हो, उसने स्टील के पाइप को दोनों हाथों से पकड़ा और बार बार हिंसक ढंग से वार करना शुरू कर दिया। प्रयास से उसका चेहरा लाल हो गया। बस करो, प्रतीक ने उसे जारी रखने से रोक दिया और मानसी, राहत महसूस करते हुए, तेजी से सांस लेने लगी। फिर रक्त आत्मा की पुस्तक से लाल चमक ने शव को घेर लिया, अनुबंध शुरू हो गया। दूसरी ओर संजय ने अपने रसोई के चाकू के साथ भी कार्य किया, शव के सिर पर जोर से वार किया। तेज धार ने गहराई तक काट दिया और खून एक फव्वारे की तरह उस पर फूट पड़ा। दहाड़। शव की अचानक धीमी दहाड़ ने उसे पीछे हटने के लिए डरा दिया, उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। माथे पर वार मत करो, गर्दन को निशाना बनाओ। प्रतीक ने ये देखा और माथे पर शिकन किए बिना नहीं रह सका।
संजय घबरा गया, अपने शरीर से खून पोंछा और जल्दी से सिर हिलाया। ठीक है, ठीक है। एक रसोई का चाकू स्टील के पाइप से अलग होता है। एक खोपड़ी को काटने की कोशिश करना उसे मारने से ज्यादा मुश्किल है और यह फंस भी सकता है। प्रतीक के मार्गदर्शन से संजय को नया दृढ़ संकल्प मिला। फिर उसने गर्दन पर जोरदार वार किया। एक बलपूर्वक प्रहार से उसने लगभग रीढ़ की हड्डी को अलग कर दिया और खून उछलकर बाहर आया। जल्द ही कोई और आवाज नहीं थी। अनुबंध, सफाई और खोज। अनुबंध से उत्साहित मयंक ने भी 4 हाथ वाले शव को छोड़ने और वापस उसके पास चलने के लिए नियंत्रित किया। मयंक ने प्रतीक की ओर देखा और सुझाव दिया, 6 कमरे, 2 लोगों को दरवाजे की रखवाली के लिए छोड़ दें और 2 लोग एक कमरा खोजें, इसे 2 दौर में पूरा करें। हालांकि नई अनुबंधित मानसी और संजय को मिलाकर उनके पास 10 अनुबंधित लोग थे और वे सभी कमरों को एक ही बार में खोज सकते थे। वह सीढ़ी के दरवाजे को सुरक्षित करने के लिए पीछे रुकने वाले लोगों को बाहर रखता था। बाकी बचे हुए व्यक्ति अंततः अकेले कमरे खोजेंगे, जिससे आपात स्थितियों का पर्याप्त रूप से जवाब न दे पाने की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी। ये काम करता है। बीरेंद्र और अन्य 2 को बांट देना चाहिए और पीछा करना चाहिए। अगर वे किसी शव का सामना करते हैं तो जुड़े। प्रतीक ने जल्दी से मयंक के सुझाव से सहमति व्यक्त की, इसलिए 2 लोगों को सुरक्षा दरवाजे और गलियारे की रखवाली के लिए छोड़ने के बाद बाकी बचे 8 को 3 समूहों में विभाजित किया गया। प्रतीक और बहादुर ने चंद्रपाल को लिया। एलेक्स और स्पर्श नामक एक व्यक्ति ने चंद्रपाल की पत्नी मीना को लिया। मानसी और संजय प्रत्येक ने उनका पीछा किया। मयंक को रितिका के साथ जोड़ा गया और अकेले बीरेंद्र को लाया। 4 हाथ वाले शव की जबरदस्त शक्ति ने नियमित शवों को कोई मौका नहीं दिया। समूह बनने के बाद उन्होंने तुरंत संचालन शुरू कर दिया। उन्हें आज 10वीं मंजिल को साफ करना था। अगर उन्होंने गति नहीं बढ़ाई तो वे समाप्त नहीं कर पाएंगे। मयंक और रितिका ने दाहिनी ओर के गलियारे के बीच के पास एक कमरा चुना। बीरेंद्र हथौड़ा लिए उनके पीछे चल रहा था, अभी भी सावधान और सतर्क। धन्यवाद। हालांकि जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, एक शांत आवाज दबी हुई आई। मयंक और रितिका रुके, बीरेंद्र की ओर मुड़े और सांवले व्यक्ति को एक शर्मिंदगी भरी मुस्कान दिखाते हुए देखा। ये देखकर कि वे राक्षस कितने भयानक हैं। बस कुछ दिनों के भोजन ने आपको जोखिम लेने के लिए प्रेरित किया है। परेशानी के लिए क्षमा चाहता हूँ। वह ईमानदार लगा। मयंक मुस्कुराया और कहा, कोई परेशानी नहीं। अगर अंदर कोई शव है तो बस सावधान रहना। बीरेंद्र ने जोर से सिर हिलाया। मयंक रितिका की ओर मुड़ा और कहा, मैं दरवाज़ा खोलूंगा, तुम सड़ी चमड़ी वाले चूहे को अंदर भेजो। रितिका ने जवाब दिया, मैं समझ गई। मयंक के 4 हाथ वाले शव के पंजे कल की तरह ही तेज दिखाई दिए। सुरक्षा दरवाजे के स्टील को आसानी से काट दिया, फिर एक दरार खोलने के लिए पहुंचा। रितिका ने सड़ी चमड़ी वाले चूहे को दरार के माध्यम से अंदर फिसलने के लिए नियंत्रित किया। तेजी से कमरे के चारों ओर घूमता रहा। ज्यादा देर नहीं लगी इससे पहले कि उन्होंने एक गुर्राने की आवाज सुनी, जैसे एक जंगली जानवर। एक शव है। रितिका ने अंदर की स्थिति मयंक को बताई, जिसने तुरंत कहा, चलो अंदर चलते हैं। 4 हाथ वाले शव ने दरवाज़ा धकेल कर खोला और तीनों पीछे चले गए। वास्तव में लिविंग रूम में शव सड़ी चमड़ी वाले चूहे के साथ उलझा हुआ था। देवदूत दूध को निगलने की कोशिश कर रहा था। ये लगातार सड़ी चमड़ी वाले चूहे पर हमला कर रहा था, लेकिन चूहा तेज था। इसके बजाय अपनी चकमा देने में यह अपनी तेज पंजे और दांतों से शव पर और भी ज्यादा घाव करने में सफल रहा। लिविंग रूम में अफरा तफरी थी, लेकिन शव ने 4 हाथ वाले शव की उपस्थिति को देखा और तुरंत अपना निशाना बदल दिया, उसकी ओर भाग गया। 4 हाथ वाला शव तेजी से आगे बढ़ा, हमला करते हुए शव को सामने से पकड़ा और फिर अपनी पूरी ताकत से उसे जमीन पर दे मारा। एक गहरी दबी हुई थपथपाहट की आवाज आई जिसने फर्श को हिला दिया। धमाका। 4 हाथ वाले शव ने जमीन पर दबे शव के कंधे पर एक मुक्का मारा, फिर उसे कसकर जमीन पर दबा दिया। बीरेंद्र, जाओ, मयंक ने चिल्लाया, बीरेंद्र को उसके आघात से बाहर निकालते हुए। उसने हथौड़े पर अपनी पकड़ कस ली। शव अभी भी संघर्ष कर रहा था, लेकिन इस ईमानदार व्यक्ति में पहले से ज्यादा दृढ़ संकल्प फूट पड़ा। उसने कहा, इसके लिए खेद है। जैसे ही उसकी आवाज गिर गई, हथौड़ा ऊंचा उठा, फिर शव के सिर पर जोर से नीचे लाया गया। एक चटक की आवाज के साथ सिर अंदर धंस गया, उसे तुरंत मार डाला। ये देखते ही मयंक ने 4 हाथ वाले शव को अब अनुबंधित शव के शरीर को छोड़ने के लिए कहा और जल्द ही बीरेंद्र ने अनुबंध पूरा कर लिया। धन्यवाद, धन्यवाद, उसने कहा।
मयंक ने वापस में ज्यादा कुछ पेश नहीं किया, बस कहा, आपूर्ति की खोज करो, भोजन, दवा और अन्य उपयोगी वस्तुओं को देखो, जल्दी करो। 18वां अध्याय, एलेक्स की महत्वाकांक्षा। अन्यत्र न तो प्रतीक और न ही एलेक्स के पास मयंक के 4 हाथ वाले शव जैसे तेज धातु के पंजे थे, जिसने सुरक्षा दरवाजे को तोड़ना थोड़ा मुश्किल बना दिया, इसलिए उन्हें ताला तोड़ने और फिर अंदर जाने के लिए एक सब बल का उपयोग करना पड़ा। प्रतीक पहले दाहिने ओर के कमरे में घुसा और फिर वे दोनों अंदर चले गए। लड़ाई और शव के फुफकारने की आवाज़ें सुनाई देने में ज्यादा देर नहीं लगी। शोर काफी अधिक था, लेकिन प्रतीक ने इसे शांत ढंग से संभाला, अपने शवदूत को राक्षसों को दूर रखने के लिए नियंत्रित किया, जबकि बहादुर और मानसी को उनके दूतों का उपयोग करके शव को वश में करने का निर्देश दिया, चंद्रपाल के लिए शव को मारने के अवसर पैदा किए। लड़ाई कम समय में सुलझ गई। एलेक्स की तरफ प्रगति समान थी, लेकिन तालमेल की कमी और ये तथ्य कि मीना एक महिला थी, जिसने शव को मारते समय उसे थोड़ा और संकोच कराया, उनकी प्रगति कुछ मिनट धीमी थी। लगभग आधे घंटे बाद सभी ने 11वीं मंजिल की सफाई पूरी कर ली थी और गलियारे में इकट्ठा हो गए। लूट बहुत अधिक नहीं थी, लगभग 70 से 80 पाउंड चावल, साथ ही कुछ नूडल्स, ब्रेड और कुछ दवाएं। किसी को बुलाओ और इसे नीचे ले जाओ, हम सफाई जारी रखते हैं। ठीक है। उन्हें आज 10 मंजिलें साफ करनी थीं, हर मंजिल के बाद सब कुछ वापस ले जाना संभव नहीं था, अधिकतम ये श्रम का विभाजन था। समूह ऊपर की ओर बढ़ता रहा और सभी 13 लोगों ने दूतों के साथ अनुबंध कर लिया था, जिससे आपूर्ति की खोज की सुरक्षा में काफ़ी वृद्धि हुई। उन्होंने सीधे 12वीं और 13वीं मंजिलों के गलियारे में प्रवेश किया, बाहर निकल सकने वाले किसी भी शव को तेजी से साफ किया और फिर आपूर्ति की खोज में दरवाजे तोड़ने के लिए जोड़ी बना ली। 11वीं मंजिल की तरह 12वीं मंजिल पर कोई बचा हुआ व्यक्ति नहीं था, लेकिन 13वीं पर 2 बचे हुए लोग थे जो एक कमरे में छिपे हुए थे और उन्होंने दूत के साथ अनुबंध नहीं किया था। जैसे जैसे वे ऊपर की ओर सफाई करते गए, बचे हुए लोग तेजी से दुर्लभ होते गए और भोजन जैसी पाई गई आपूर्ति कम हो गई। जब बचे हुए लोग थे तो उनका भोजन आमतौर पर 3 दिनों के बाद खत्म हो चुका होता था और उन मंजिलों पर आपूर्ति के मामले में ज्यादा कुछ नहीं बचा था। हालांकि जिन कमरों में लोग घर पर नहीं थे उनमें थोड़ी अधिक आपूर्ति थी। हालांकि अधिकतर बचे हुए लोग बाहर आने का जोखिम उठाते थे, केवल गलियारों में शवों द्वारा मार दिए जाते थे। खतरा और एलेक्स का प्रश्न। 17वीं मंजिल के गलियारे में शवों की संख्या अचानक बढ़ गई। जैसे ही समूह सुरक्षा दरवाजे से बाहर निकला, उन्होंने 3 शवों को पूरी गति से उन पर हमला करते देखा। 4 हाथ वाला शव बिना किसी झिझक के हमले का नेतृत्व किया। उसके तेज पंजे उसकी उंगलियों के सिरों से बड़े और एक भयंकर झपटे के साथ एक शव का सिर मरोड़कर अलग कर दिया। एक अन्य शव ने उसके शरीर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सड़ी चमड़ी वाला चूहा बाहर भागा, शव के सिर पर कूद गया और जोर से आंखों के सॉकेट में काट लिया, मांस और खून को छिटका दिया और जल्द ही उसे मार डाला। इतनी सारी मंजिलें साफ करने के बाद रीतिका, जिसने सड़ी चमड़ी वाले चूहे को नियंत्रित किया, ने कुछ अंतर्दृष्टि हासिल की थी और उसकी ताकत में भी काफी सुधार हुआ था। दोनों ने निर्णायक रूप से कार्य किया। हालांकि उन्होंने पिछली मंजिलों में समान स्थितियां देखी थीं, फिर भी ये प्रतीक और उसकी टीम को अविश्वसनीय लग रहा था, क्योंकि शवों के बीच अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। यह शायद केवल प्रथम क्रम निम्न से अधिक है, किसी ने धीरे से फुसफुसाया। मयंक ने इसे सुना, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शवों को इकट्ठा करो, खत्म करने के लिए बस 3री मंजिल बाकी है। एलेक्स ने तुरंत जवाब दिया, जल्दी करो, चलो भाई, मयंक के लिए ये काम करते हैं। टीम के सदस्य सभी जानते थे कि मयंक के कार्य करने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त इन शवों के शरीरों की जरूरत थी। कृपा प्राप्त करने के इच्छुक एलेक्स स्पर्श और विकास की मदद से शवों को गलियारे के एक तरफ ढेर करना शुरू कर दिया। उसने खुशी से कहा, जैसे अनौपचारिक ढंग से उल्लेख कर रहा हो, भाई मयंक, आपका दूत वास्तव में जबरदस्त है, कोई आश्चर्य नहीं कि आपको इतने सारे शवों की जरूरत है। मयंक की नज़र एलेक्स के चेहरे पर पड़ी, सीधी और इतनी शांत कि इसने एलेक्स को असहज महसूस कराया, ये जानते हुए कि मयंक ने उसके प्रश्न के उद्देश्य को भांप लिया था। मेरे दूत में एक विशेष प्रतिभा है जिसके लिए कुछ मांस की जरूरत होती है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, मयंक ने कहा। ऐसा नहीं कह सकते, एलेक्स ने आंखें सिकुड़ी, हार मानने के लिए अनिच्छुक दिख रहा था। अब इतना खतरा है, इमारत के अंदर के शव बस छोटे वाले हैं, मुझे डर है कि बाहर कोहरे में और भी जबरदस्त चीजें हैं।
भाई, अगर वास्तव में आपके पास शवों को विकसित करने का कोई तरीका है तो इसे सभी के साथ क्यों नहीं साझा करते? अगर हम बच सकते हैं तो सभी आभारी होंगे, और मैंने भी इन पिछले कुछ दिनों में कुछ मूल्यवान चीज़ें इकट्ठी की हैं जो मैं आपको मुआवजे के रूप में पेश कर सकता हूँ। हालांकि यह टकराव तक नहीं आया। एलेक्स ने आधे में स्थिति को प्रकाश में लाया और उपस्थित सभी को शामिल किया, सूक्ष्मता से माहौल को बदल दिया। क्या तुम मुझ पर दबाव डाल रहे हो? मयंक की नज़र सख्त हो गई और 4 हाथ वाला शव उसके पीछे आगे बढ़ा। एलेक्स का चेहरा बदल गया, एक झलक का डर उसके चेहरे पर छा गया। प्रतीक ने अपनी भौहें सिकुड़ी, एलेक्स के सामने कदम रखा और डांटा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, एलेक्स? कैप्टन प्रतीक, तुम एक सुरक्षा गार्ड हो जो बहुत ज्यादा दखल देता है। प्रतीक के हस्तक्षेप ने एलेक्स को वह लाभ दिया जिसकी उसे जरूरत थी, लेकिन उसने अपनी मिली जुली परेशानी और डर को पूरी तरह से प्रतीक पर लक्षित क्रोध में बदल दिया। व्यंग्य से कहा, अब कौन अपनी जान बचाना नहीं चाहता? क्या तुम नहीं चाहते? मैं बस पूछ रहा था। ये कहने के बाद उसने चुपचाप मयंक से दूरी बना ली, फुफकारा और कहा, अगर तुम अनिच्छुक हो तो भूल जाओ, बस मान लो कि मैंने कभी नहीं पूछा। एलेक्स ने अपने लोगों को मयंक के समूह से आगे 17वीं मंजिल के कमरों की खोज करने के लिए दूर ले गया, उनसे बच रहा था। लेकिन जिस क्षण उसने पीछे मुड़ा, उसका चेहरा पूरी तरह से अंधेरा हो गया था कि प्रतीक ने गुप्त रूप से लुभाए जाने के बजाय मयंक का समर्थन किया था। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। भाई मयंक, हमें अब जिन चीज़ों को साफ करने की ज़रूरत है वे महत्वपूर्ण हैं, उस आदमी की चिंता मत करो। प्रतीक को एक वास्तविक आंतरिक संघर्ष की चिंता थी, जो उस समय सिर्फ एक लड़ाई नहीं होगी बल्कि व्यवस्था को खत्म करने वाली आखिरी तिनका हो सकती है। वर्तमान में सुरक्षित मंजिलों को संगठित और सुरक्षित करना अभी भी संभव था, इसलिए नहीं कि वह विशेष रूप से सक्षम था या उसके पास मजबूत संगठनात्मक कौशल थे, बल्कि यह इसलिए था क्योंकि ऐसी आपदा अभी अभी आई थी और हर कोई अभी भी मूल व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तैयार था। लेकिन ये केवल अस्थायी था। मयंक मुस्कुराया और कहा, पहले काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, 3 और मंजिलें बाकी हैं। प्रतीक ने राहत की सांस ली, फिर धीरे धीरे लोगों को कमरों की खोज करने के लिए व्यवस्थित किया और जल्द ही सभी फिर से बिखर गए। एलेक्स की गणना। मयंक, वह एलेक्स शायद चीज़ों को आसानी से नहीं छोड़ेगा। जिस कमरे की वे खोज कर रहे थे, रितिका ने गंभीरता से अपनी चिंता व्यक्त की। वह देख सकती थी कि एलेक्स केवल 4 हाथ वाले शव से सावधान था। 4 हाथ वाले शव मजबूत हैं, लेकिन एक शक्तिशाली प्रेरित होने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि अनुबंधित भी उतना ही मजबूत हो। मयंक ने हल्का सा सिर हिलाया, उसकी नज़र दृढ़ थी और स्थिर स्वर में बोला, वह महत्वपूर्ण नहीं है, अब ध्यान हमारी अपनी ताकत को बढ़ाने पर है। जहां तक उसकी बात है, चलो उस चिंता को अभी के लिए किनारे कर देते हैं। मयंक के व्यवहार को देखकर रितिका जानती थी कि वह इसे हल्के में नहीं ले रहा है और सिर हिलाया, मैं समझती हूँ, लेकिन हमें अभी भी उनकी तोड़फोड़ से सावधान रहने की ज़रूरत है। मंजिलों की सफाई करते हुए मारे गए शव मयंक के प्रेरित को बढ़ाने के लिए संसाधन में बदल जाएंगे, जबकि फिलहाल एलेक्स बस एक अस्थायी श्रमिक की तरह था। भाई एलेक्स, तुम वास्तव में उस मयंक को उकसाने की योजना बना रहे हो। एलेक्स के समूह ने कमरे में एक शव को मार दिया था। विकास ने हिचकिचाते हुए एलेक्स से बात की। एलेक्स का चेहरा गंभीर रहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये करना चाहता हूँ? वह बच्चा सही ढंग से काम करना नहीं जानता और प्रतीक भी कार्यक्रम के साथ नहीं चल रहा है। धिक्कार है मूर्खों को। लेकिन हमने उसे नाराज कर दिया है। मुझे डर है। किस बात का डर है? इतने सारे लोगों के आसपास होने पर क्या वह किसी को मारने की हिम्मत करेगा? एलेक्स की अपनी गणनाएं थीं, उसकी आंखों में एक भयंकर झलक संक्षेप में चमक गई। उसका प्रेरित मजबूत है, वह नहीं है जो मजबूत है। अवसर यहाँ है। अगर तुम अभी जोखिम नहीं लेते हो तो तुम हमेशा बस एक असफल कबाब विक्रेता ही रहोगे। क्या तुम उससे संतुष्ट हो? विकास का चेहरा हल्का सा बदल गया, मैं नहीं बनना चाहता। एलेक्स का हाव भाव हल्का सा नर्म हुआ, ये सही है, सर्वनाश हमारा मौका है। जब तक हम मजबूत हो जाते हैं, हम सभी दूसरों से ऊपर हो सकते हैं। अगर वह साझा नहीं करना चाहता तो हमें एक तरीका ढूंढना होगा। महत्वाकांक्षा सर्वनाश में पनपी। जिस दिन बड़ी घटना शुरू हुई, जब एलेक्स ने व्यक्तिगत रूप से एक अग्निशामक यंत्र से एक शव को मारा, उसे एहसास हुआ कि चीज़ों को पलटने का उसका मौका आ गया है। किनारे पर स्पर्श ने पूछा, भय एलेक्स, फिर हम आगे क्या करते हैं? क्या हम उस मयंक के पीछे जा रहे हैं?
एलेक्स ने सिर हिलाया, उसकी आंखें सूक्ष्मता से चल रही थीं। कोई जल्दी नहीं, पहले एक स्पष्ट तस्वीर लेते हैं। और इसके अलावा, मैं एक सफलता के करीब हूँ। जल्द ही, मैं सिर्फ प्रथम स्तर मध्यवर्ती नहीं रहूँगा। उचित तैयारी के बिना कोई माउंट लियांग पर चढ़ने की हिम्मत कैसे कर सकता है? उसके दिल में एलेक्स का एक पैमाना था, उसकी महत्वाकांक्षा खिल रही थी क्योंकि उसे महसूस हुआ कि वह प्रथम स्तर मध्यवर्ती तक पहुंचने के करीब था। जिस दिन उसने एक प्रेरित के साथ अनुबंध किया, वह अपने प्रेरित को धक्का दे रहा था और बाद में मंजिलों को साफ करना और लड़ाइयों को नियंत्रित करना जारी रखा। उसका उन्नति और सुदृढ़ीकरण फीडबैक स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में तेज हो गया। हालांकि मयंक से मिलने से पहले उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसे विशाल 4 हाथ वाले प्रेरित का सामना होगा। उस क्षण उसने ईर्ष्या महसूस की। 19वां अध्याय, छिपा हुआ राक्षस। 17वीं मंजिल साफ कर दी गई, जिसमें 6 कमरे थे जिनमें कुल 7 या 8 शव थे जिन्हें इकट्ठा ढेर कर दिया गया था। हालांकि विवाद हुआ था, एलेक्स की पुनः उपस्थिति ने मामले को छिपा दिया। बस अब कोई उत्सुक बातचीत नहीं थी। समूह ने ऊपरी मंजिलों को साफ करना जारी रखने के लिए प्रस्थान किया, यह आशा करते हुए कि अंतिम 3 मंजिलें शाम से पहले पूरी तरह से साफ की जा सकें। लेकिन एक अजीब स्थिति उत्पन्न हुई। 18वीं मंजिल खाली थी, फर्श पर खून के धब्बे थे और 6 कमरों के दरवाजे चौड़े खुले थे, खून से चिन्हित थे और अवतल प्रभाव के संकेत दिखा रहे थे, जिसमें किसी भी जीवित चीज का कोई निशान नहीं था। क्या चल रहा है? असामान्य स्थिति ने सभी को थोड़ा असहज महसूस कराया और एलेक्स के बगल में स्पर्श, जो सहायक था, धीमी आवाज में पूछे बिना नहीं रह सका। प्रतीक ने कहा, शायद जीव अन्य मंजिलों पर केंद्रित हो गए हैं, सभी अतिरिक्त सावधान रहें। प्रतीक को कहने की जरूरत नहीं थी, सभी अपने आप ही सतर्क हो गए। हालांकि कोई जीव दिखाई नहीं दे रहा था, छिपे हुए खतरों ने उन्हें पहले हमला करने वाले राक्षसों से ज्यादा परेशान किया। प्रतीक ने सभी को चारों ओर देखा और फिर कहा, चलो अलग हो जाते हैं और कमरों की जांच करते हैं, सावधान रहना। फिर समूह इस मंजिल पर 6 कमरों की खोज करने के लिए अलग हो गया, जो सभी समान थे, जिनके दरवाजे चौड़े खुले थे। कमरों में प्रवेश करते हुए वे सभी अव्यवस्था में थे, सामान हर जगह बिखरा हुआ था और खून के धब्बे पूरे लिविंग रूम और बेडरूम को ढक रहे थे। संजय और स्पर्श, जो एलेक्स के सहायक थे, एक टीम थे। वे दोनों एक कमरे में घुसे और सावधानी से आसपास का निरीक्षण किया। प्रवेश करते ही उन्होंने तुरंत एक महिला शव को अव्यवस्थित लिविंग रूम के फर्श पर मुंह के बल लेटे हुए देखा। इस दृश्य को देखकर संजय ने भौहें सिकोड़ीं और घृणा का भाव बनाया। अपनी नाक को ढकते हुए उसने कहा, यह एक महिला है, राक्षस नहीं। स्पर्श ने भी यही निष्कर्ष निकाला, सिर हिलाते हुए। राक्षसों को न देखकर वह कुछ हद तक शांत हो गया। चलो पहले कुछ उपयोगी ढूंढते हैं, हमें शव की परवाह करने की जरूरत नहीं है। संजय ने सिर हिलाया और कहा, मैं बेडरूम की जांच करने जाता हूँ। दोनों अलग हो गए, एक रसोई की ओर गया और दूसरा बेडरूम की ओर आपूर्ति की खोज करने के लिए। संजय ने शव को नियंत्रित किया क्योंकि वह बेडरूम की ओर बढ़ रहा था, न केवल भोजन और चिकित्सा आपूर्ति की तलाश कर रहा था जो सर्वनाश के बाद उपयोगी थे, बल्कि कुछ मूल्यवान चीज की भी। उसके पास सर्वनाश के बारे में अपने निर्णय थे, ये तर्क देते हुए कि अगर वह चाकू से शवों जैसे जीवों को मार सकता है, तो बंदूक वाले अधिकारी और भी ज्यादा को मार सकते हैं, और उनके पास अधिक अनुबंधित लोग होंगे। जब तक वे आसपास थे, व्यवस्था अनिवार्य रूप से किसी दिन बहाल हो जाएगी, और तब तक जो मायने रखेगा वह भोजन नहीं होगा। सभी के जीवित रहने की कोशिश करने के कारण किसी के पास सोने और गहनों की परवाह करने का समय नहीं था, जो उसके लिए खुद को थोड़ा और मदद करने के लिए सही था, बाद में जरूरतमंद होने से बेहतर। ये सोचते हुए वह खोज के दौरान घर के मालिकों से चुपके से गहने ले रहा था। ये देखकर कि घर का मालिक एक महिला थी, उसने एक बार फिर एक अवसर देखा। महिलाओं के पास हमेशा कुछ गहने होते हैं। आह, एक सोने का हार। संजय की आंखों ने अचानक जमीन पर मुंह के बल लेटी हुई महिला की गर्दन से रोशनी की एक चमक पकड़ी, और करीब से देखने पर यह वास्तव में एक सोने का हार था। हार, हालांकि खून से सना हुआ था, अपनी वास्तविक प्रकृति को नहीं छिपा पाया। माफ करना, सुंदर स्त्री, यह हार अब मेरा है। संजय ने मुस्कुराते हुए मन में सोचा, चुपके से रसोई में स्पर्श पर नजर डाली जिसने उसे नहीं देखा था, फिर साहपूर्वक दबे पांव चला गया। वह महिला के शव के पास पहुंचा, चुपचाप झुका और अपना बड़ा हाथ उसकी गर्दन की ओर बढ़ाया। उसने हार को पकड़ा और जोर से खींचा, उसे तुरंत तोड़ दिया और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया।
उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दिखाई दी जब उसने इसे तौला, खुश होते हुए, इसका कुछ वजन है, सर्वनाश से पहले कम से कम हजारों का मूल्य था। दहाड़, उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं चली जब उसके सामने से अचानक एक धीमी गुर्राहट आए और उसने तेजी से नीचे देखा कि शव हलचल कर रहा है। तुरंत उसका चेहरा पीला पड़ गया, अंधेरे स्पर्शक शव के नीचे से फैल गए, और एक पल में उन्होंने हार पकड़े हुए उसकी कलाई के चारों ओर लपेट लिया। स्पर्शक पिचकाले थे, घिनौने कीचड़ से ढके हुए थे और उनकी खुरदरी त्वचा ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया, दर्दनाक ढंग से कसकर, एक जोंक की तरह जो दर्जनों गुना फैला हुआ था। हालांकि सिर्फ एक अंगूठे जितने मोटे, स्पर्शकों ने उसकी कलाई को लगभग टूटने जैसा महसूस कराया और डर उसके दिल में उमड़ आया। संजय चिल्लाया और स्पर्श तुरंत बाहर भागा, भयानक दृश्य का गवाह बना। महिला का शव धीरे धीरे खड़ा हो गया था, उसका शरीर सीधा, उसकी त्वचा इतनी पीली थी कि यह पतले कागज जैसा लगता था। इस रक्तहीन त्वचा पर नीली काली नसें पूरे शरीर में खतरनाक केंचुओं की तरह फैल गईं, जिससे यह अत्यधिक भयानक दिखाई दे रहा था। जो स्पर्श को और भी ज्यादा भयभीत कर गया वह यह था कि एक समय का नाजुक और सुंदर चेहरा अब अंगूठे के आकार के खून के छेद से ढका हुआ था, खूनी बलगम स्रावित कर रहा था और उसके पूरे चेहरे को ढक रहा था, जिससे वह एक खून से सना हुआ छत्ता जैसा दिखाई दे रहा था। खून के छेद लगातार गाढ़ा रक्त प्लाज्मा स्रावित करते रहे और अंधेरे स्पर्शक शक्तिशाली रूप से उनसे बाहर फैले, ठंडे सांपों की तरह ऐंठ रहे थे। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, जल्दी करो, इसे मार डालो, इस राक्षस को मार डालो। संजय बेहद डरा हुआ था, उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था, उसका चेहरा मृत्यु के समान पीला था। उसने अपने मांस के शव को स्पर्शक चेहरे वाले राक्षस पर हमला करने का आदेश दिया। साथ ही उसने बेताबी से रसोई से स्पर्श की मदद के लिए बुलाया। दुर्भाग्यवश उसके और रसोई के बीच की दूरी काफी अधिक थी और स्पर्शक चेहरे वाले राक्षस की निकटता बहुत अधिक थी। वह इतना करीब था कि उसके स्पर्शक उसे आसानी से करीब खींच सकते थे। चिपचिपे बलगम की दुर्गंध हाथ की पहुंच के भीतर थी और खून के छेद से फैले हुए तंतु स्पष्ट रूप से मुड़ गए थे। इस भयानक चेहरे पर एकमात्र शेष अखंड विशेषता, एक विशाल खुला मुंह, पहले से ही भूख में चौड़ा खुल चुका था, तेज दांतों का एक सेट प्रकट कर रहा था। स्पर्शक चेहरे वाले राक्षस ने अपने खुले मुंह को उसकी गर्दन पर निशाना बनाया और जोर से काट लिया। खून फूट पड़ा और स्पर्शक और भी जोरदार ढंग से नाचने लगे जैसे वे अपने भोजन का आनंद ले रहे हों। संजय ने धीरे धीरे जीवन की सांस खो दी। जैसे ही वह नजदीक पहुंचा, देवदूत दूतमास का शव संजय की मृत्यु के बाद अपनी हलचल बंद कर दी और एक धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। स्थिति खराब देखकर स्पर्श ने तुरंत भागने की सोची। उसने अपने मांस के शव को स्पर्शक चेहरे वाले राक्षस को रोकने का आदेश दिया। आदेश का पालन करते हुए देवदूत दूतमास का शव स्पर्शक चेहरे वाले राक्षस की ओर दौड़ा, जीभ पर झपटा और तेज, शक्तिशाली पंजों से उसे मारने की तैयारी की जबकि उसके दांतों से भरा मुंह नीचे काट रहा था। हालांकि हमले के पूरी तरह से प्रभावित होने से पहले केवल कुछ निशान ही छूटे थे जब वे जोंक जैसे स्पर्शक फिर से चलने लगे, पागलपन से फैलते हुए और मांस के शव की गर्दन के चारों ओर लिपटते हुए और उसकी बाहों को भी कसकर बांधते हुए। मांस का शव जोंक जैसे स्पर्शकों के खिलाफ बहुत संघर्ष किया, उन्हें कसकर खींच रहा था, लेकिन वह मुक्त नहीं हो सका। इस क्षण में स्पर्शक चेहरे वाला राक्षस जवाबी हमला करना शुरू कर दिया, तेज उंगलियों और दांतों से स्पर्श के देवदूत दूतमास के शव पर काट रहा था। मयंक का हस्तक्षेप और संजय की मृत्यु। एक तेज धमाका सुनाई दिया क्योंकि दरवाजा बलपूर्वक तोड़ दिया गया और मयंक 4 हाथ वाले शव के साथ अंदर दौड़ा, तुरंत जीव को पहचान लिया, मांस के शव के विपरीत। हमला। मयंक ने सीधे आदेश जारी किया और 4 हाथ वाला शव तुरंत हमला शुरू कर दिया, लिविंग रूम में दौड़ गया। इसने मांस के शव और स्पर्शक चेहरे वाले राक्षस को जोड़ने वाले स्पर्शकों को पकड़ा, उसके तेज पंजों ने तुरंत कठोर स्पर्शकों को काट दिया। घिनौना लाल बलगम टपक गया और दर्द ने स्पर्शकों को ऐंठ दिया, तुरंत पूरे लिविंग रूम को लाल कर दिया। दहाड़। एक तेज दहाड़ गूंज उठी क्योंकि स्पर्शक चेहरे वाला राक्षस अपने स्पर्शकों को काटे जाने से पागल हो गया। इसने 4 हाथ वाले शव का सामना सामने से किया, एक जंगली जानवर की तरह झपटा, अपने खुले मुंह से 4 हाथ वाले शव पर वार करने की कोशिश की। हालांकि 4 हाथ वाले शव ने इसे अवसर नहीं दिया, एक विशाल हथौड़ा की तरह एक भारी मुक्का मारा जिसने उसे हवा में उड़ा दिया। चटक। स्पर्शक चेहरे वाला राक्षस सीधे टूट गया, उसका सीने अंदर धंस गया, एक बांह पहले ही मुड़ गई थी।
4 हाथ वाला शव आगे बढ़ा, फिर स्पर्शक चेहरे वाले राक्षस की गर्दन को पकड़ा, उसे जमीन से ऊपर उठाया और हवा में लटका दिया। प्रतीक और एलेक्स तेजी से पहुंचे, गलियारे में खड़े थे और सीधे 4 हाथ वाले शव को स्पर्शक चेहरे वाले राक्षस को पकड़ते हुए देख रहे थे। चौंक कर उन्होंने पुकारा, ये जीव आखिर क्या है? यह उम्मीद नहीं करते हुए कि मांस के शवों से अलग जीव थे, प्रतीक की आंखों ने जमीन पर संजय के शव पर नजर डाली, उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं, वास्तव में कोई मर गया था। भाई मयंक, यहाँ क्या हो रहा है? मयंक ने स्पर्श की ओर देखा, जो पीला पड़ रहा था। तुम्हें इस मामले के बारे में उससे पूछना चाहिए। संकट हल होने और उसके अपने देवदूत दूत मांस के शव को छोड़ने के साथ स्पर्श ने अंत में थोड़ा ठीक होना शुरू कर दिया। जब हम अंदर आए तो हमने केवल एक शव देखा और तब तक चिंतित नहीं हुए जब तक हमें यह एहसास नहीं हुआ कि यह एक विशेष राक्षस था। संजय आपूर्ति की तलाश करने बेडरूम गया था, शायद ध्यान नहीं दे रहा था, और तभी राक्षस ने अचानक उसे मार डाला। यह शायद अचानक नहीं, बल्कि लालच था। इस बिंदु पर रीतिका की आवाज़ गूंज उठी। सभी ने उसकी नज़र का पीछा किया, ये देखने के लिए कि संजय अपनी हथेली में एक हार को कसकर पकड़े हुए था, जो कसकर पकड़ा हुआ और खून से सना हुआ था, स्पष्ट रूप से एक महिला की शैली। इस दृश्य को देखकर सभी समझ गए कि क्या हुआ था। लालच उस पर हावी हो गया था, उसे इस घातक स्थिति में उतार दिया। ये कहना मुश्किल था कि वह चतुर था या बस मूर्ख। धन महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवित रहना और भी अधिक महत्वपूर्ण है। सभी खोज करते समय सावधान रहें, बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। प्रतीक ने संक्षेप में सभी को याद दिलाया। इससे पहले कि किसी को संजय के शव की देखभाल करने का निर्देश दिया, उसे बाद में निपटाने के लिए एक चादर से ढक दिया। कोई परिवार उपस्थित नहीं होने के कारण यह उपचार वह सबसे दयालु पेश कर सकता था। भविष्य की योजनाएं। टीम के भीतर माहौल एक मौत के साथ अनिवार्य रूप से भारी हो गया, लेकिन आवश्यक सफाई कार्य जारी रहा। अगर शेष 2 मंजिलें साफ नहीं की गईं, तो और दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसके अलावा संजय की मृत्यु पूरी तरह से मूल्यहीन नहीं थी, चाहे वह मयंक, रीतिका या एलेक्स हो, उन सभी ने कुछ देखा। संजय का देवदूत दूत मांस का शव बहुत शांति से मर गया, लगभग बिना किसी नुकसान के। दूसरे शब्दों में, जब एक अनुबंधित मर जाता है तो अनुबंधित देवदूत दूत के तुरंत मरने की बहुत अधिक संभावना होती है। इस एहसास ने सभी के माध्यम से एक ठंडक भेज दी, जिससे वे राक्षसों या कुछ लोगों के अचानक हमलों से बचने के लिए अपनी खुद की सुरक्षा के बारे में और भी अधिक सावधान हो गए। समूह ने संक्षेप में 18वीं मंजिल को साफ किया और फिर 19वीं मंजिल की ओर बढ़ना जारी रखा। हालांकि भले ही उन्होंने इस बार कोई और स्पर्शक चेहरे वाले राक्षस या यहाँ तक कि मांस के शव का सामना नहीं किया, भयानक रूप से शांत 19वीं मंजिल एक संदिग्ध और अस्थिर भावना उत्सर्जित कर रही थी, जिससे सभी असहज थे। 20वां अध्याय, मकड़ी राक्षस। हालांकि इतनी दूर आने के बाद बस हार मान लेना असंभव था, वे केवल और अधिक सतर्क और चौकस हो सकते थे। समूह शीर्ष मंजिल तक अपना रास्ता जारी रखा, बढ़ते हुए मंद गलियारों से गुजरते हुए सुरक्षा दरवाजे से बाहर निकलते ही अचानक पीली रोशनी का एक पैच उनके चेहरों पर चमका, पूरी तरह से उनके आश्चर्यचकित हाव भाव को दर्शाता है। खून से लथपथ गलियारा सूखे गहरे खून के धब्बों से ढका हुआ था, कुछ धब्बेदार, कुछ बड़े क्षेत्रों को दागदार करते हुए। कई शव एक साथ ढेर हो गए थे, चाहे वे मानव शव हों, 4 हाथ वाले शवों के शव या स्पर्शक चेहरे वाले राक्षसों के शरीर। गलियारे के केंद्र में परतों पर परतें स्टैक थे। एक नज़र में केवल 7 या 8 खून से सने सिर पहचाने जा सकते थे। सभी शव खून और मांस का एक धुंधला गड़बड़ थे, सड़ता हुआ मांस और प्लाज्मा एक साथ चिपके हुए थे, एक भयानक मैश बना रहे थे जो दुर्गंध के झटके उत्सर्जित करता था। शव सड़न के कारण आपस में उलझे हुए थे, उनका मांस धीरे धीरे एक साथ सम्मिलन कर रहा था, जिससे एक को दूसरे से स्पष्ट रूप से अलग करना असंभव हो गया। अस्पष्ट रूप से एक राक्षसी मांस का पहाड़ आकार ले रहा था, पूरी तरह से घिनौना। फिर भी इस भयानक लाशों के पिरामिड के ऊपर एक विचित्र पौधा खड़ा था, पूरी तरह से काला, उसकी शाखाएं ऊपर की ओर मुड़ी हुई थीं, एक पत्ती रहित पूरा शवों के बीच जड़ जमाए हुए था। यह अजीब पौधा बहुत लंबा नहीं था, मयंक ने अनुमान लगाया कि यह अधिकतम 50 सेंटीमीटर लंबा था। इसकी जड़ें स्याही की तरह काली थीं, और जिन कोनों पर इसकी शाखाएं मुड़ी हुई थीं, वे एक सामान्य पौधे के बजाय टूटी हुई हड्डियों के समान थे। वे नीचे इसके शवों के मुड़े हुए स्वरूप के भयानक रूप से समान थे, और गहरे लाल नसें स्पष्ट रूप से इसकी पिच काली सतह पर बह रही थीं। जिसने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया वह इस पिच काले पौधे के शीर्ष पर बढ़ता हुआ क्रिस्टल जैसा फल था।
मयंक और अन्य के चेहरों पर चमकती हुई रोशनी इस फल से निकल रही थी, एक अविश्वसनीय रूप से भयानक चमक देती हुई। आखिर यहाँ क्या चल रहा है? समूह में किसी ने पूछा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उनके सामने का दृश्य उनकी समझ से बाहर था, किसी को जवाब नहीं पता था, न ही प्रतिक्रिया कैसे देनी है। एकमात्र अनुमान जो वे लगा सकते थे वह यह था कि यह पौधा धीरे धीरे इन शवों के मांस और खून से पोषक तत्व निकालकर बढ़ा था। सभी सावधान रहें, वह चीज खतरनाक लगती है। मकड़ी राक्षस का हमला। कैप्टन प्रतीक ने बस एक चेतावनी दी थी जब अचानक एक चटकने की आवाज गूंज उठी, जैसे एक कठोर वस्तु जमीन से टकरा रही हो। समूह ने तेजी से अपना सिर गलियारे के अंत की ओर घुमाया जहां से आवाज उत्पन्न हुई थी, और दो लाल पुतलियां अचानक सभी की आंखों के सामने दिखाई दीं। ध्यान से, एक ऊंची अंधेरी आकृति मंद गलियारे से धीरे धीरे उभरी, इसकी उपस्थिति विशाल, भारी और अशुभ आंतरायिक छाया के बीच। राक्षस का शरीर गलियारे को भर रहा था, लगभग 2.5 मीटर ऊंचा। इसका ऊपरी शरीर मानव था, मांसपेशियां और स्नायु कच्चे, लाल मांस में मुड़े और उजागर थे, जबकि इसका निचला शरीर एक मकड़ी जैसा दिखता था जो खूनी मांस और मकड़ी के पैरों से बना था। इसका खुला हुआ मुंह एक तेज चीख उत्सर्जित कर रहा था क्योंकि तंतु चिपचिपा जैसे ऑक्टोपस के स्पर्शिक इसके मुंह से फैले कीड़ों की तरह ऐंठ रहे थे। कैप्टन प्रतीक और अन्य के चेहरे फीके पड़ गए, राक्षसी आकृति से भयभीत। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, राक्षस स्पष्ट रूप से उनकी आकृति को देखकर अचानक जोरदार दहाड़ के साथ फूट पड़ा। अपने मकड़ी के पैरों को हल्का सा घुमाकर उसका शरीर एक प्रक्षेपण की तरह समूह की ओर लॉन्च हुआ। उस राक्षस को रोको। कैप्टन प्रतीक और एलेक्स तेजी से अपना शांत वापस पाकर जोर से अपने 4 हाथ वाले शवों को राक्षस पर हमला करने का आदेश दिया। इसे रोकना उनके भागने का एकमात्र मौका था, अन्यथा सीढ़ियों की और भी संकीर्ण जगह में राक्षस के पीछा करने से भागना असंभव होगा। मयंक के 4 हाथ वाले शव ने अपने अंगों को कस लिया, उसके हाथों से तेज धातु के पंजे उछल रहे थे। उसकी मजबूत मांसपेशियां तनी हुई थीं और काले रंग की एक परत चुपके से उसे ढक रही थी। लौह त्वचा कौशल चुपचाप सक्रिय हो गया था। रुको, ये धीमा है। अचानक उसकी आंखें झिलमिला गईं, तेजी से ध्यान दिया कि मकड़ी राक्षस का आवेश पीली रोशनी की सीमा के करीब आते ही हकलाया, बस थोड़ा सा धीमा हो गया। लेकिन ये कार्रवाई अविश्वसनीय रूप से सूक्ष्म थी और एक हल्के से ठहराव के बाद इसने फिर से उन पर हमला किया। उसकी आंखें और भी अधिक लाल और खतरनाक हो गईं। पलक झपकते ही राक्षस कैप्टन प्रतीक और उसकी टीम के 4 हाथ वाले शवों से टकरा गया। मकड़ी राक्षस की ताकत आश्चर्यजनक रूप से जबरदस्त थी। जिस पल 4 हाथ वाला शव उस पर हमला किया, अगले ही पल उसे दूर फेंक दिया गया। पहले ये बहादुर का 4 हाथ वाला शव था जिसे गलियारे की दीवार से टकरा दिया गया। एक गहरी धड़ाम की आवाज गूंजी क्योंकि शव गिर गया और उठा नहीं। फिर यह स्पर्श का शव था जिसे एक मकड़ी भाले से छेदा गया। एक खुला हुआ खून का छेद अचानक उसके शरीर पर दिखाई दिया, जिसमें से खून लगातार बह रहा था। कैप्टन प्रतीक और एलेक्स के 4 हाथ वाले शव थोड़े मजबूत साबित हुए, राक्षस के शरीर पर कूद गए। उनके लंबे हाथ मकड़ी राक्षस के शरीर को कसकर पकड़ लिया। उनके बड़े मुंह तेज दांत प्रकट कर रहे थे और राक्षस के मांस को फाड़ना शुरू कर दिया। बाकी बचे हुए शवों ने मकड़ी राक्षस के उलझे होने का फायदा उठाया, तुरंत अपने हमले शुरू कर दिए। जोरदार ढंग से घूंसे मारना, आवाजें धीमी ढोल की तरह दबी हुई थीं। हालांकि हमले नुकसान पहुंचा रहे थे, मकड़ी राक्षस पर घाव छोड़ रहे थे, ऐसे हमलों ने केवल उसे और अधिक क्रोधित किया। दहाड़। मकड़ी राक्षस दहाड़ा, उसके मुंह में स्पर्शक जंगली रूप से फैल रहे थे। फिर उसका विशाल हाथ सीधे उसके सामने एक शव तक पहुंचा। जल्दी से चकमा दो। कैप्टन प्रतीक ने चकमा देने का आदेश दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक 4 हाथ वाला शव राक्षस के बड़े हाथ से कसकर पकड़ा गया, एक रेत की बोरी की तरह किनारे फेंका गया, एक भारी धड़ाम की आवाज उत्सर्जित करता हुआ। मकड़ी राक्षस ने इसी तरह एलेक्स के शव को निपटाया, तेजी से अपने ऊपरी शरीर को अपने हमलावरों से मुक्त किया, अनियंत्रित रूप से गुस्सा करते हुए, और लगातार बाकी बचे हुए शवों को दूर फेंक दिया। गलियारे की संकीर्ण जगह ने शवों की संख्या का फायदा उठाने की क्षमता को सीमित कर दिया। अंततः मकड़ी राक्षस की प्रगति को रोकने में विफल रहा। अब रीतिका ने क्षण को पकड़ा, सड़ी चमड़ी वाले चूहे को तेजी से युद्धाभ्यास करने के लिए नियंत्रित किया। राक्षस के अंधे क्रोध में सड़ी चमड़ी वाला चूहा ऊपर कूदा, उसके पंजों ने सड़ी जहर स्रावित किया। अंधेरी रात में राक्षस की आंखों पर पंजा मारा। सफलतापूर्वक वार करते हुए सड़ी चमड़ी वाला चूहा रुकने की हिम्मत नहीं की और उतरते ही तेजी से अंधेरे में छिप गया।
मकड़ी राक्षस की आंखों को नुकसान पहुंचा और यह और भी ज्यादा पागल हो गया, लगातार 3 से 4 शवों को उलट दिया। धप 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 टिल्ड। भारी कदमों की आवाजें गूंज उठी क्योंकि 4 हाथ वाला शव दौड़ा, भयंकर रूप से मकड़ी राक्षस से टकराया। अपार बल ने राक्षस के ऊपरी शरीर को उठा लिया जबकि निचला मकड़ी शरीर अपने 6 पैरों पर डगमगाया। 4 हाथ वाले शव के विशाल मुंह के सीधे राक्षस के सिर की ओर गए और एक जोरदार धमाके के साथ मकड़ी राक्षस को मारा गया, जिससे वह कदमे सिकुड़ गया और लगातार पीछे हट गया। राक्षस ने तुरंत 4 हाथ वाले शव पर झपटा, उसके तेज मकड़ी भाले 4 हाथ वाले शव के शरीर की ओर वार कर रहे थे। एक क्लांक की आवाज आई, लौह त्वचा पर एक भारी सफेद निशान दिखाई दिया, सतह को मुश्किल से तोड़ा, लेकिन यह नुकसान नगण्य था, एक मच्छर के काटने जैसा। 4 हाथ वाले शव ने तुरंत जवाबी हमला किया, उसकी पीठ पर बाहों ने मकड़ी के पैरों को पकड़कर मकड़ी राक्षस को स्थिर कर दिया, फिर उसकी पसलियों के नीचे की बाहों ने मकड़ी राक्षस के कमजोर ऊपरी शरीर को गले लगा लिया। चटक। रीढ़ की हड्डी अत्यधिक बल के तहत मुड़ गई, एक आवाज उत्सर्जित करती हुई, जबकि मकड़ी राक्षस से आने वाली चीखें ने लगभग सभी के कानों के पर्दे फाड़ दिए। 4 हाथ वाला शव दहाड़ा, सभी 4 बाहों से बल लगाते हुए मकड़ी राक्षस को ऊंचा उठाया और इसे एक उल्का की तरह जमीन पर दे मारा। एक जोरदार धमाके के साथ सुरक्षा दरवाजे से टकराया। सुरक्षा दरवाजा अंदर धंस गया, राक्षस को फंसा दिया जो एक पल के लिए उठने के लिए संघर्ष किया। 4 हाथ वाला शव करीब आया, धातु के पंजों की खनखनाहट की आवाज निर्णायक रूप से काट रही थी और एक तपाक के साथ इसने मकड़ी राक्षस की गर्दन को काट दिया। ताज़ा खून की एक बड़ी मात्रा फूट पड़ी, पूरे गलियारे को लाल कर दिया। ये राक्षस बहुत भयानक है। प्रतीक अभी भी हिला हुआ था, सोचा कि अगर 4 हाथ वाले शव ने अभी कार्य नहीं किया होता तो मकड़ी राक्षस उन तक पहुंच गया होता। प्रभावशाली, लेकिन ये शर्म की बात है कि अनुबंधित नहीं हो सका। एलेक्स अभी भी आघात से भरा हुआ था, लालच का एक संकेत प्रदर्शित किया। अगर उसका देवदूत दूत मकड़ी राक्षस होता तो कितना जबरदस्त होता। सिर्फ प्रभावशाली नहीं, अगर यह अनुबंधित होता तो ये सभी के लिए एक मजबूत लड़ाई संपत्ति होता। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो, मयंक का देवदूत दूत अधिक प्रभावशाली है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि यह राक्षस को इतनी जल्दी हल कर देगा। ऐसे राक्षस का सामना करने के बाद और देवदूत दूत के अलावा कोई हताहत नहीं होने के कारण सभी का राहत महसूस करना स्वाभाविक था और कुछ मयंक के बारे में प्रशंसा गाने से खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन मयंक शांत रहा, शांत फर्श पर नजर डाली और कहा, चलो पहले इस मंजिल की खोज करते हैं, देर हो रही है। प्रतीक ने सिर हिलाया, सभी को पुकारते हुए, चलो पहले आपूर्ति की खोज करते हैं, किसी भी राक्षस से सावधान रहें। लैम्प ट्री क्रिस्टल। मयंक शांत रहा, उसकी नज़र अजीब पौधों और शवों के ढेरों पर पड़ी, सोचते हुए, इस मंजिल पर केवल यह एक राक्षस होना चाहिए। शव बिना किसी कारण के दिखाई नहीं दे सकते थे, यह मकड़ी राक्षस का काम होना चाहिए। जहाँ तक ऐसे अजीब पौधे यहाँ क्यों हैं, शायद मकड़ी राक्षस ने जानबूझकर उन्हें विकसित किया, या वे असंबंधित हो सकते हैं और बस अपने आप ही बढ़ गए हों। मयंक ने इस बात का उल्लेख नहीं किया, लेकिन प्रतीक को लोगों को 6 कमरों की खोज शुरू करने के लिए व्यवस्थित करते हुए देखा। उसका ध्यान पौधों पर था। उस पौधे को खींचो। एक विचार के साथ उसने 4 हाथ वाले शव को पौधा पकड़ने के लिए कहा। उसकी पतली जड़ें सड़ते हुए मांस से खींची गईं, खून बूंद बूंद टपक रहा था, एक दुर्गंध उत्सर्जित करता हुआ। पौधा 4 हाथ वाले शव के हाथों में पकड़ा हुआ था, लेकिन उसकी चमक शायद ही कम हुई। कुछ ठीक नहीं है, ये पौधा 4 हाथ वाले शव की शक्ति को अवशोषित कर रहा है। मयंक को जल्द ही एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि 4 हाथ वाले शव की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसने भौहें सिकुड़ी, लेकिन तुरंत पौधा नहीं फेंका। शक्ति का निकास धीरे धीरे हो रहा था। ऐसी हानि आधे दिन के आराम से ठीक होने योग्य मामूली थी। उससे भी अधिक वह चिंतित था कि मकड़ी राक्षस पहले पीली रोशनी के कारण अजीब ढंग से क्यों कार्य किया। क्या इस रोशनी में राक्षस को दूर भगाने का प्रभाव हो सकता है? नहीं, वह बिल्कुल सही नहीं है। यह अधिक ऐसा लगता था कि इसने राक्षस को असहज कर दिया। मकड़ी राक्षस की प्रतिक्रिया को याद करते हुए मयंक ने स्पष्ट रूप से एक विचार बनाना शुरू कर दिया। अगर यह अजीब पौधे का कार्य था तो यह समझा सकता है कि मंजिल 18, 19 और 20 पर राक्षस अपेक्षाकृत कम क्यों थे, सिर्फ मकड़ी राक्षस के कारण नहीं। क्या ये चीज सम्मिलित हो सकती है? पौधे पर पीले क्रिस्टल को देखते हुए एक विचार अचानक मयंक के दिमाग में आया।
उसने 4 हाथ वाले शव को पौधा अपने सामने लाने के लिए कहा, फिर इसे छूने के लिए पहुंचा। समलन सामग्री मिली, लैम्प ट्री क्रिस्टल। क्या आप समलन करना चाहते हैं? तो इसे लैम्प ट्री कहा जाता है। उसकी आंखें चमक उठीं, फिर उसने अस्वीकार कर दिया, समलन न करें। उसने एक चादर ढूंढी, फिर लैम्प ट्री को लपेट लिया, अस्थायी रूप से 4 हाथ वाले शव को इसे पकड़ने दिया। सर्वनाश के बाद दिखाई देने वाली कोई भी चीज केवल साधारण नहीं होगी। जबकि मयंक लैम्प ट्री इकट्ठा कर रहा था, प्रतीक और अन्य तेजी से आगे बढ़े। आधे घंटे से भी कम समय में सभी 6 कमरे की खोज की। इकट्ठी हुई आपूर्ति को बाहर ले जाया गया और बस एक साथ ढेर कर दिया गया। मयंक, क्या तुमने उस अजीब पौधे को छुआ? प्रतीक आश्चर्यचकित दिखाई दिया, उसकी आंखें कुछ भ्रम से भरी हुई थीं। किसी को नहीं पता था कि अजीब पौधा क्या था या उसका कार्य क्या था। इसे लापरवाही से छूना खतरनाक हो सकता था। मयंक ने सिर हिलाया, कहा, मैं अधिक सावधान रहूंगा। हम बस इस अजीब चीज को यहाँ नहीं छोड़ सकते। क्या होगा अगर यह एक जोखिम पैदा करता है? प्रतीक ने इसके बारे में सोचा और सहमत हुए। ऐसी चीज को निगरानी में रखना इसे 20वीं मंजिल पर अनियंत्रित छोड़ने से बेहतर था, अन्यथा कोई भी बदलाव अज्ञात होगा और वह वास्तविक खतरा होगा। फिर भी इसे नष्ट करना भी एक संभावना थी, लेकिन स्पष्ट रूप से मयंक ने वह करने की योजना नहीं बनाई थी। तो उसने कहा, तो मैं ये चीज तुम्हें सौंपता हूँ। मयंक ने सिर हिलाया। उसने थके हुए समूह को देखा। अब शाम हो गई थी और रोशनी की कमी के कारण गलियारा धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। उसने कैप्टन प्रतीक से कहा, चलो आज का काम खत्म करते हैं, हम कल आपूर्ति को विभाजित करेंगे।